दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं अशेष त्रिपाठी की लिखी कहानी पीहू। पापा पापा देखो ना, दीदी गोल्ड मेडल पहने कितनी सुंदर लग रही है। दीदी का चेहरा भी दमक रहा है ना। पीहू की छोटी बहन गुंजन टीवी पर चल रहे लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए खुशी के मारे उछल रही थी। आस पड़ोस के लोग भी अपने मोहल्ले की बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को नजरें गड़ाए देख रहे थे। आज पीहू को एशियाई एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला था। तो आइए सुनते हैं घर वालों के तमाम ताने सुनने के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली एक बच्ची की प्रेरणादायक कहानी। दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। एशियाई एथलेटिक्स विजेताओं के साथ विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़ी पीहू गर्वित भाव से लहराते तिरंगे को ऊपर चढ़ते निहार रही थी। पापा पापा देखो ना, दीदी गोल्ड मेडल पहने कितनी सुंदर लग रही है। चेहरा भी दमक रहा है ना। पीहू की छोटी बहन गुंजन टीवी पर चल रहे लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए खुशी के मारे उछल रही थी। आस पड़ोस के लोग भी शर्मा जी के बैठके में जमा थे और अपने मोहल्ले की बेटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को नजरें गड़ाए देख रहे थे। चश्मे के अंदर भरी सी आंखों के धुंधलके में शर्मा जी ने सावित्री को ढूंढा। उन्हें पर्दे की ओट में पीछे खड़ी सावित्री का दमकता हुआ चेहरा दिखा। शर्मा जी के चश्मे के पीछे का सैलाब कहीं बढ़ न जाए, इसलिए सावित्री सावधान हुई और सिर पर पल्लू रखते हुए वहां बैठे लोगों के बीच धीरे से रास्ता बनाती उनकी कुर्सी के पास आ खड़ी हुई। सावित्री ने अपने दामन को शर्मा जी के सामने कुछ इस तरह रखा जैसे उन्हें वोट दे रही हो। सावित्री ने शर्मा जी की हमेशा इसी तरह हिफाजत की, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। उधर जैसे ही टीवी स्क्रीन पर पीहू हाथ हिलाते हुए जन अभिवादन करते हुए दिखी, सावित्री बोल उठी, अरे सब लोग ताली तो बजाओ। तालियों और हिप हिप हुर्रे से पूरा घर गूंज उठा। अब तक शर्मा जी भी सहज हो चुके थे। वो इंडिया लिखे ट्रैक सूट पहने और कंधे पर तिरंगा डाले मस्त चाल चलती अपनी पीहू को एकटक देख रहे थे। पीहू टीवी कैमरों से घिरी हुई थी। शर्मा जी उसे देखते देखते न जाने कब अपने पुराने दिनों में खो गए। घंटी की टनटनाहट के साथ दादी की पूजा अभी खत्म ही होने जा रही थी कि दालान में धमाल शुरू। दादी दादी, पीहू ने मुझे गिरा दिया। दादी देखो ना, मेरी कोहनी से खून निकल रहा है। संटू झूठ न बोल, तू दौड़ते हुए खुद गिरा है, मैंने तो तुझे छुआ तक नहीं। राम राम राम, ये बिसेसरा की बिटिया तो उछीना ही करे है। क्या हुआ अम्मा? ऊपर वाली कोठरी से बड़े भैया बोले। अरे देखो ना इस नासपीटी पीहुआ को, मोरे लल्ला को गिरा के खून निकाल दिया। कहां कहां कहती बदहवास हुई बड़ी भौजी सीढ़ियों से गिरती पड़ती उतरी। बड़ी अम्मा, विद्या कसम, हमने कुछ नहीं किया। संटू भैया दौड़ते दौड़ते अपने से ही गिर पड़े हैं। मम्मी, इसी ने कहा था जो रेस जीतेगा वही बड़े बगीचे का पहला आम खाएगा। छोड़िए न भाभी, बच्चे हैं, खेल खेल में सब चलता है। विशेषर ने मामले को जल्द खत्म करना चाहा। क्या चलता है भैया? आपकी बेटी आम खाने के नाम पर बाजी खेलती है, ऊपर से खूनम खून। हद हो गई। खूनम खून तो कमरे में चुपचाप बैठी सावित्री का कलेजा हो रहा था। छोड़िए न भाभी, मैं अभी इसको ठीक करता हूं।
रेस वेस सब भूल जाएगी। चलो हो गया विशेषर, लेकिन पिहुआ को यह समझाना जरूरी है कि अपनी मर्यादा के हिसाब से खेल खेला करे। बड़े भैया ने नसीहत दी। उधर दादाजी के कमरे से भी शब्दमाण निकल पड़े। महतारी ने सिर पर चढ़ा रखा है, अगर ऐसी ही रही तो एक दिन कुल का नाम जरूर डुबोएगी। विशेषर पीहू को पकड़ने लपके ही थे कि पीहू खिलखिलाती हुई दालान लागती फुर्र-सी हो गई। मुंह लटकाए विशेषर सावित्री के कमरे में आए। लो और करो गांव आने की जिद। कोई बात नहीं, पीहू को यहां सभी से बहुत लगाव है, बस थोड़ा शरारती जरूर है। सावित्री, तुमने कभी गौर किया वो हिरनी की तरह कुलांचे मारती है। विशेषर शून्य में देखते हुए बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी, आखिर बेटी किसकी है? सावित्री ने तुरंत बात को संभाला। सच कहूं सावित्री, मैं भी बहुत तेज दौड़ता था। क्या मुझे नहीं पता शर्मा जी? यहां गांव में किसी के घर जाओ तो आपके फर्राटेदार दौड़ की चर्चा छिड़ ही जाती है। उधर विशेषर तो जैसे शून्य के साथ कहीं रेस लगाने निकल पड़े हों। पंडित गंगाधर शर्मा गांव के बड़े काश्तकार थे। पंडित जी का रुतबा और सम्मान कुछ ऐसा था कि उनकी खड़ाओं की खटखट सुनाई देते ही गली में उछल कूद मचाते बच्चे सहम कर कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगते। बगीचे में चल रही कबड्डी कबड्डी की चिल्लपों बिल्कुल शांत हो जाती। औरतों के सिर से घूंघट और सरक कर नीचे तक खिंचाते। एक दिन पंडित गंगाधर कचहरी के किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर आए थे। गांव जाने वाली बस छूटने में अभी काफी वक्त था, इसलिए समय बिताने के लिए चहलकदमी करते हुए नजदीकी ग्राउंड तक चले आए। ग्राउंड में काफी गहमा गहमी थी। अंदर प्रवेश करने पर देखा कि वहां खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। उन्हें खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन समय भी तो काटना था। यूं ही कौतूहलवश वो दर्शक दीर्घा में बैठ गए। एक बारगी तो उनकी नजरों को विश्वास ही न हुआ। जिस छोटे पुत्र विशेषर को उन्होंने शहर पढ़ने के लिए भेजा था, वही दौड़ने की पोजीशन लिए सबसे आगे तैयार मुद्रा में खड़ा दिखा। मैदान में हल्ला गुल्ला से उनका दिमाग घूमने लगा। जब उनकी तंद्रा टूटी तो देखा कि विशेषर एक बड़ा सा कप उठाए लोगों के कंधे पर सवार है। पंडित जी के नथुने फड़फड़ाने लगे। सिर को झुकाए वो किसी तरह उठ पाए। उनके कानों में हेडमास्टर साहब की आवाज गूंज रही थी। पंडित जी, विशेषर में विलक्षण प्रतिभा है, इसे शहर के किसी बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। देखिएगा, ये पूरे गांव मेड़ी का नाम रोशन करेगा। उन्हें वह दृश्य भी याद आया जब बड़े बेटे मिथिलेश ने जिद पकड़ ली थी कि वह भी शहर में पढ़ेगा। पंडित जी को ग्लानि सी महसूस हुई कि उन्होंने मिथिलेश को इतना क्यों पीटा कि वो बेचारा बस खेत और मवेशियों के चारे भूसे तक ही सिमट कर रह गया। हफ्ते भर बाद दिवाली की छुट्टियों में विशेषर जब घर आया तो पंडित जी ने उसकी ऐसी जमकर खातिरदारी की कि वह पूरी छुट्टी बस अम्मा से हल्दी तेल ही लगवाता रह गया। हमेशा फर्स्ट आने वाला विशेषर हायर सेकेंडरी किसी तरह पास कर पाया। अब खेलना तो दूर, वह ग्राउंड की तरफ निगाहें भी डालना भूल गया। बैंक में जगह निकली तो फॉर्म भर दिया और फिर शहर जाकर हेड कैशियर की नौकरी करने लगा। बड़े भैया की शादी में वह गांव किसी रिश्तेदार की तरह आया। पंडित जी से उनकी धर्मपत्नी ने कहा, कैसे सूखकर सनकटैया हो गया है, इतना जो बनाया है वो सब इन्हीं के लिए तो है। बड़े की तो शादी हो गई, अब इसकी भी कर दो, आगे वंश बढ़े। भगवान का दिया कितना सब है अपने पास, बाद में बेटे और नाती पोते ही न संभालेंगे। विशेषर की भी शादी हो गई।
विशेषर और सावित्री शहर में ही रहने लगे। इसके बाद विशेषर का गांव जाना बिल्कुल छूट गया। 2 साल बाद सावित्री को जब बेटी हुई तो सास ससुर पहली बार विशेषर के घर शहर आए। सासू माँ ने तो आते ही ठंडी आहें भरनी शुरू कर दी। चलो ठीक है, लक्ष्मी आई हैं। वैसे यदि विशेषरा के भी बेटा होता तो मैं पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाती। मिथिलेश के जब बेटा हुआ था तब 3 दिन तक मिठाई खाए थे पूरे गांव वाले। उन्होंने अपनी निगाहें तखत पर आराम की मुद्रा में अधलेटे पंडित जी की ओर फेरी। पंडित जी चुपचाप टीवी पर नजर गड़ाए रहे। विशेषर की हिम्मत नहीं हुई उनसे यह कहने की कि बेटी को आशीर्वाद तो दे दें। पीहू के बाद जब सावित्री की गोद में दूसरी भी बेटी आई तो न बाबूजी आए और न अम्मा। कभी कभी विशेषर को भी लगता कि अगर बेटा होता तो वो उसके साथ खेलने जाते, दौड़ते, लेकिन फिर मन महसूस कर रह जाते। सावित्री भले ही 11वीं के आगे की पढ़ाई न कर पाई हो, लेकिन उसका ताल्लुक एक संपन्न घराने से था। सावित्री के 3 बड़े भाई सरकारी महकमे में ऊंचे पदों पर थे। सावित्री के माता पिता का एक ही अरमान था कि वो उसका ब्याह अपने से भी ऊंचे खानदान में करें। बस इसी चक्कर में उसकी पढ़ाई जरूरी न समझी। विशेषर से उसे वो प्यार, सम्मान और अपनापन मिला जो शायद खुद उसको अपने परिवार से भी न मिल पाया हो। सावित्री समझ गई थी कि उसके पति की प्रतिभाओं को सही मुकाम नहीं मिल पाया। विशेषर ने सावित्री को आगे पढ़ने के लिए लाख समझाया, लेकिन सावित्री ने घर संभालने के साथ बच्चों की अच्छी परवरिश का जिम्मा अपने सिर ले लिया। सावित्री ने अपना ये काम पूरी तन्मयता के साथ किया। देखिए, पीहू की फर्स्ट रैंक आई है। पीहू को स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मिली है। पीहू को मेडल भी मिला है। सावित्री खुशी के मारे लगभग उछल सी रही थी। विशेषर भले ही पीहू से थोड़ा कतराते, लेकिन वो तो उनके घर आते ही उनके आगे पीछे दौड़ने लगती। पापा, आज मैंने खूब प्रैक्टिस की। पापा को जल्दी चाय लाओ मम्मी, देखो कितना थक गए हैं। पता है पापा, मुझको कितना भी दौड़ा लो, मैं कभी नहीं थकती। विशेषर मुस्कुराते हुए प्यार भरी थपकी दे देते तो पीहू जैसे निहाल हो जाती। पीहू जब अबोध गुंजन को डांट डपट कर पढ़ाने की कोशिश करती तो सावित्री के साथ विशेषर की भी हंसी न रुक पाती। गांव से तल्ख हुए रिश्ते को सावित्री ने फिर बनाया। छुट्टियों में तो पीहू जिद ही पकड़ लेती। पापा गांव ले चलो ना, मुझे दादा दादी, बड़े पापा के साथ संटू भैया से भी मिलना है। हालांकि सावित्री की वहां इतनी पूछ परख नहीं थी जितनी बड़ी बहू रानी की थी। वापस शहर लौटते समय अम्मा एक बार फुसफुसाकर सावित्री से यह कहना कभी न भूलती, मुझे भी ससुरा के बेटे के मुंह दिखाई कब कराओगी बहू? ये जमीन जगह, ये हवेली सब हमारे नातियों का ही तो है। सावित्री बस मुस्कुरा कर रह जाती। शर्मा जी को अब पीहू की बातें शून्य से बाहर खींच रही थी। शर्मा जी, पीहू को दिल्ली की स्पोर्ट्स एकेडमी ने सेलेक्ट किया है, क्या कहते हैं आप? सावित्री के गर्वित स्वर से शर्मा जी के चेहरे पर खुशी की तरंगें उठने लगी। अब तुमने उसे पीटी ऊषा बनाने की ठानी है तो भेजो दिल्ली। अरे पापा, आप कितने अच्छे हैं। देखना, एक दिन मैं इतने गोल्ड मेडल लाऊंगी कि आपका कमरा बिना लाइट के भी चमकेगा, है ना मम्मी? पीहू ने सच ही कहा था। आज शर्मा जी का कमरा तो क्या, पूरा देश उसके नाम से रोशन हो रहा है। घर में दिन भर जश्न का माहौल रहा। शाम को दरवाजे की काल बेल बजी। अरे दादाजी, दादी, संटू भैया,
पापा मम्मी देखो तो कौन आए हैं। गुंजन खुशी से चिल्लाते हुए बाहर की ओर दौड़ी। खुशियों से फूला न समाया विशेषर लपक कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। पीछे पीछे सावित्री भी पल्लू संभाले बैठके तक आ गई। बाबूजी के चेहरे में उसने पहली बार इतना रौब रुतबा देखा। अम्मा सावित्री से लिपट गईं। भैया भाभी संटू से चहक कर कह रहे थे, ले आ गया तेरी पीटी उषा का घर। विशेषर और सावित्री सभी के पैर छू रहे थे। उनकी आंखों की नमी से पूरे घर का वातावरण शीतल हो रहा था। आज विशेषर के घर हंसी की ऐसी फुलझड़ियां फूट रही थीं, मानो वो अपने पिहू के स्वागत के लिए बेताब हों। मंद मंद मुस्कुराते हुए विशेषर सावित्री की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। सावित्री, मेडल की असली हकदार तो तुम हो। इस लंबी रेस के लिए पिहू के हौसलों को पंख तो तुमने ही दिए हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।